हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है ऊर्जा तिवारी और ये है हम लोगों का चैनल आस्क यू। बच्चों, पिछला वाला जो वीडियो लेक्चर था उसमें हम लोगों ने बात की थी व्हाट इज़ फिज़िक्स, व्हाट आर फिजिकल क्वांटिटीज़, उनके यूनिट्स क्या क्या होते हैं, उन यूनिट्स का सिस्टम क्या क्या होता है। और इसके अलावा बात की थी बच्चों हमने स्केलर्स और वेक्टर्स के ऊपर एक थोड़ी सी ब्रीफ जानकारी ली थी। हम लोगों ने बच्चों स्टडी किए थे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और इसके अलावा हम लोगों ने कुछ बात की थी यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर। आज का जो वीडियो लेक्चर है बच्चों उसमें हम लोग स्टडी करने वाले हैं काइनेमेटिकल इक्वेशंस के बारे में। इसके बाद हम लोग बात करेंगे ग्राफ्स के बारे में और यूनिफॉर्म मोशन के बारे में। ठीक है बच्चों, तो आज का वीडियो लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होने वाला है। तो अगर तुमने वो वाला वीडियो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाकर देखो, क्योंकि वो सीखने के बिना तुम लोग ये नहीं सीख पाओगे, नहीं समझ पाओगे। वो नहीं भी देखना तो तुम अपनी टेक्स्ट बुक से स्टडी कर सकते हो, ये सारी जो चीज़ें मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ाई, या फिर अपने किसी भी टीचर से जिससे तुम पढ़ रहे हो उससे स्टडी करो। क्योंकि अगर वो नहीं सीखोगे तो तुम लोग यहाँ पे अगर डायरेक्टली जंप कर रहे हो तो जंप करने के बाद तुम लोग गिरोगे। ठीक है, तो गिरना मत, पहले वो स्टडी करना फिर ये स्टडी करना। तो बच्चों काइनेमेटिकल इक्वेशन से शुरुआत करते हैं। हम लोगों को इस बार 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस पढ़ने हैं। अभी जो 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस है ना बच्चों, इनको समझने के पहले एक कहानी यहाँ पर समझ लो। एक बॉडी है, वो मोशन में है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है u। कोई एक बॉडी एज्यूम कर लो, समझ लो एक कार है या एक बाइसिकल है या बॉल है, कुछ भी है। ठीक है, वो मोशन में है और उसके मोशन के दौरान वो उसके अंदर कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी। तो अब जो उसकी वेलोसिटी है वो मान लो कि u है। अब कुछ टाइम t के बाद में तुमने उस चीज़ को फिर से देखा यहाँ पर, तो उसकी वेलोसिटी चेंज हो चुकी थी। पहले उसकी वेलोसिटी कितनी थी बच्चों, u थी। कुछ टाइम t के बाद में तुमने देखा कि उसकी वेलोसिटी हो चुकी है v। अब वेलोसिटी का चेंज हुआ, यानी क्या आया स्टोरी के अंदर, एक्सेलरेशन आया। अब वो चीज़ मोशन में है, उसके पास कुछ वेलोसिटी है, दैट मीन्स उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट किया ही होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट होता है उसको हम बता देते हैं s से। ठीक है बच्चों, ये स्टोरी ध्यान में आई। अब इसी स्टोरी के बेसिस पे हम लोगों को जो हमारे तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशंस हैं वो बनाने हैं मतलब बने हुए हैं पहले से, हम लोग फिर से एक बार देखने वाले हैं, समझने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखो बच्चों, हम लोग पहला जो काइनेमेटिकल इक्वेशन स्टार्ट करने वाले हैं उसके लिए तुम लोगों को और कुछ नहीं आना चाहिए, उसके लिए तुम लोगों को आना चाहिए एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। मैंने बोला था ना आप लोगों को पहले वो पढ़ना पड़ेगा फिर ये पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि वो क्या है, वो बेस है, उस बेस के बिना बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। ठीक है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है बच्चों, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज इन वेलोसिटी कैसे दिखाओगे, फाइनल माइनस इनिशियल। कैसा है, फाइनल माइनस इनिशियल। जब भी तुम लोगों को चेंज पूछा जाए तो तुम क्या करोगे, जो भी क्वांटिटी है फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन टाइम, तो तुम क्या करते हो, बाद वाला जो टाइम होता है उसमें से पहले वाले टाइम को सब्सट्रैक्ट करते हो तुम। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों हम लोगों का एक्सेलरेशन का डेफिनेशन। अब तुम क्या करोगे, इस t को इस साइड भेज दो, क्या आ जाएगा बच्चों तुम्हारे पास, at इक्वल टू v माइनस u। अब ये वाला जो u है इसको हम लोग इस साइड लेके जाएंगे, इस इक्वेशन को बेसिकली हम लोग रीअरेंज कर रहे हैं। तो v क्या हो जाएगा बच्चों, u प्लस at। अब u यहाँ पे माइनस था, यहाँ आ गया इक्वल टू के इस वाले साइड, तो वो प्लस बन गया। तो अगर रीअरेंज करके मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, v इक्वल टू u प्लस at। तो ये है बच्चों हम लोगों का फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। ठीक है, बस इतना ही था, इतना सिंपल है। हमने क्या किया, बस एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से शुरुआत की। तुम लोगों को बस एक्सेलरेशन का डेफिनेशन पता होना चाहिए, a इज v माइनस यू अपॉन टी। एक्सेलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम होता है। उसके बाद क्या किया हम लोगों ने, t जो यहाँ पर डिनोमिनेटर में था उसको यहाँ पर लेकर के गए और at इक्वल टू v माइनस यू ये आ गया।
अब ये इस u को हम लोग इक्वल टू के इस साइड लेकर गए और हमारी इक्वेशन आ गई। ये थी बच्चों हम लोगों की फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। अब बात कर लेते हैं सेकंड काइनेमेटिकल इक्वेशन की। उसके लिए बच्चों तुम लोगों को चाहिए वेलोसिटी का डेफिनेशन। किसका? वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी कैसे डिफाइन करते हो तुम? s/t वेलोसिटी क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। जितना उस बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट परफॉर्म किया कितने टाइम के अंदर, वो हो जाएगी तुम्हारी वेलोसिटी। अब बच्चों यहाँ पर वेलोसिटी कौन सी लोगे तुम? u वाली लोगे या v वाली लोगे? दोनों वेलोसिटीज़ हैं, तो यहाँ पे किसको लिया जाए? तो बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या कर लेते हैं, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा देते हैं, जो हमने इससे पिछले लेक्चर में सीखा था। क्या आ जाएगा वो? u प्लस v अपॉन 2। कैसे आया ये? सम ऑफ वेलोसिटीज़, जितनी भी वेलोसिटीज़ हैं उन सभी का सम अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज़। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा? s/t आ जाएगा। अब यहाँ पर हम लोगों को चाहिए s का वैल्यू, तो हम लोग क्या करेंगे, u प्लस v अपॉन 2 इंटू क्या कर देंगे, t कर देंगे, तो आ जाएगा यहाँ पे s। अब ये वाला जो इक्वेशन है ना बच्चों, इसको हम लोग कर लेते हैं स्टार, क्योंकि इससे हम लोगों को बाकी के जो दोनों इक्वेशन हैं वो मिलने वाले हैं। ये था हमारा पहला इक्वेशन, और इस इक्वेशन के बेसिस पर हम लोगों को 2 और इक्वेशंस मिलने वाले हैं। कितने हो जाएंगे? 3। इतने ही हम लोगों को स्टडी करने हैं। अब बच्चों यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, ये जो v है ना, इस v की जगह पे ये वाला वैल्यू सब्सटीट्यूट कर देंगे v का। u प्लस v का वैल्यू यहाँ क्या है, u प्लस at, u प्लस at अपॉन 2 इंटू t इक्वल टू s। तो अब यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, देखो u प्लस u 2u प्लस at इंटू t इक्वल टू s। यहाँ पर हम लोग एक ब्रैकेट लगा लेते हैं अपॉन 2। तो यहाँ क्या आ जाएगा बच्चों, देखो हम इस t को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 को दोनों इसमें बांट देते हैं। कैसे होगा? 2ut अपॉन 2 प्लस at स्क्वेयर अपॉन 2 इक्वल टू s। क्या किया मैंने, जो ये डिनोमिनेटर है उसको स्प्लिट कर दिया, दोनों न्यूमरेटर में बांट दिया। ठीक है, यहाँ पे भी आ गया 2, यहाँ पर भी आ गया 2, और t को दोनों से मल्टीप्लाई कर दिया, 2u इंटू t 2ut, और at इंटू एक और t, दो t यानी क्या आ जाएगा, at स्क्वेयर आ जाएगा। अब ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास s क्या बचेगा, s विल बी ut प्लस हाफ ऑफ at स्क्वेयर। यह आ गई बच्चों हम लोगों की सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन। क्या किया हम लोगों ने, फिर से एक बार देखो, हम लोगों ने शुरुआत की थी वेलोसिटी के डेफिनेशन से। वेलोसिटी क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। अब यहाँ पर हम लोगों के पास 2 वेलोसिटीज़ थी, एक इनिशियल वेलोसिटी u, दूसरी फाइनल वेलोसिटी v। अब जब घर में 2 बच्चे होते हैं और चॉकलेट एक ही होती है, तो मम्मी पापा क्या बोलते हैं, मेरा दिमाग मत खाओ, दोनों जन आधा आधा बांट लो, है ना। तो यहाँ पर भी वही किया हम लोगों ने। अगर घर में 3 बच्चे हैं तो क्या करोगे, तीनों में इक्वली डिवाइड करते हैं। तो वही हम लोगों ने किया। क्या किया, जितनी वेलोसिटीज़ हैं अपॉन नंबर ऑफ वेलोसिटीज़। तो ये क्या, किस चीज़ का फॉर्मूला है, ये एवरेज वेलोसिटी का। एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला लगा दिया और s को एक साइड रख के बाकी सारी चीज़ों को इधर भेज दिया हमने। फिर हमने इस इक्वेशन में v का वैल्यू सब्सटीट्यूट किया। कहाँ से किया, हवा में से। हवा में से नहीं किया, यहाँ हम लोगों ने जो पहले इक्वेशन निकाला था, इक्वेशन 1, उसमें से v का वैल्यू उठा करके यहाँ पर रख दिया। क्या है v का वैल्यू, u प्लस at। बाकी सारी चीज़ें वैसी की वैसी हैं, बस हमने v की जगह पर u प्लस at लिख दिया, u 2u। ठीक है, at वैसे के वैसे आ गया और यहाँ पे 2। फिर हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को स्प्लिट कर लिया और यहाँ पर t को दोनों इससे मल्टीप्लाई कर लिया, तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब बच्चों ये आ गई पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, तीसरी इक्वेशन अभी तक बाकी है।
कैसे निकालोगे? फिर से हम लोग ये स्टार वाली इक्वेशन पे आते हैं। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर हम लोग v को नहीं t को सब्सटीट्यूट करेंगे। अब t को किस चीज़ से सब्सटीट्यूट करोगे? हम लोगों को ये वाला फॉर्मूला पता है। किस चीज़ का फॉर्मूला है ये? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला है। तो यहाँ से क्या आ सकता है बच्चों, t को अगर मैं उस साइड भेज दूँ और a को नीचे ला लूँ तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन a आ जाएगा, बराबर। तो हम लोग इसी चीज़ को यहाँ पर सब्सटीट्यूट कर देंगे। क्या हो जाएगा, u प्लस वी अपॉन 2 इंटू टी को क्या सब्सटीट्यूट कर रहे हैं हम लोग, v माइनस यू अपॉन a इक्वल टू s। अब यहाँ देखो बच्चों, 2 को a को हम लोग इस साइड भेज देंगे तो क्या आ जाएगा, 2as आ जाएगा। यहाँ पे सारी चीज़ें जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएंगी, यहाँ डिनोमिनेटर में है, वहाँ जाके न्यूमरेटर में चली जाएंगी। अब इस चीज़ को देखो बच्चों, u प्लस वी और v माइनस यू, इसको तुम ऐसे भी देख सकते हो v प्लस यू। अगर यहाँ v प्लस यू है और v माइनस यू है तो क्या होगा, दोनों का मीनिंग एक ही है ना, चाहे 1 प्लस 2 बोलो चाहे 2 प्लस 1 बोलो, एक ही तो रहने वाला है। तो ये कहीं देखा देखा सा लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। कहाँ देखा था, a प्लस बी a माइनस बी फॉर्मूला होता है ना। क्या आएगा बच्चों इसका मतलब, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर a प्लस बी a माइनस बी क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही है बच्चों तुम्हारा तीसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन। बस इतना सा है, तीनों काइनेमेटिकल इक्वेशन बस 2 डेफिनेशन से आ जाते हैं। पहला क्या, एक्सेलरेशन का, और दूसरे बाकी के 2 आ जाएंगे वेलोसिटी के डेफिनेशन से। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा मैथ्स नहीं हो रहा है। पहले देखने में लगता है कि अरे बाप रे पूरा बोर्ड भर गया, कितना कठिन होगा, है ना, बहुत ज़्यादा हार्ड होगा, इतना मैथ हम लोग कभी यूजुअली लगाते नहीं हैं। लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। अगर तुम लोग एक बार अभी इसको ध्यान दे के समझ लो ना तो तुम्हारे लिए ये चीज़ें बहुत सिंपल हो सकती हैं और तुमको इसके बाद इस टॉपिक में कभी भी डिफ़िकल्टी नहीं आएगी, ना कंसेप्ट समझने में ना प्रॉब्लम्स छुड़ाने में। क्योंकि बच्चों अगर यहीं पे तुम लोग इस चीज़ को रट लोगे ना, काफ़ी सारे बच्चे क्या करते हैं कि ये इक्वेशंस नहीं समझ में आ रहे हैं ना, कितनी बार u है कितनी बार v है क्या है, सारा का सारा पूरा एकदम डिट्टो रट लेते हैं। तो वो हम लोगों ने नहीं करना। क्यों? क्योंकि आज तो तुम लोग रट लोगे, आज तुम्हारे पास सिर्फ 3 काइनेमेटिकल इक्वेशंस है और कुछ प्रॉब्लम्स है टेक्स्ट बुक में। अगर तुम लोग वो अभी याद कर लोगे और इसको समझोगे नहीं तो बाद में तो 10th में इतना बड़ा हो जाएगा। अभी तुम लोग 9th में हो, इतना सा है, बाद में 10th में जाओगे, 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, कितना मेमोराइज करोगे। ठीक है, तो इससे बेटर है कि समझ लो। हम लोगों ने बहुत सिंपल किया। क्या किया हम लोगों ने, एक्सेलरेशन के ऊपर से हम लोगों ने फर्स्ट वाली इक्वेशन निकाली, बाद में वेलोसिटी से हम लोगों ने 2 काइनेमेटिकल इक्वेशंस निकाली। अगर तुम लोगों को नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार फिर से देख लो, और फिर भी नहीं समझ में आ रहा तो तुम लोग मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हो। बच्चों हम लोग इसको वापस से एक बार स्टडी करने वाले हैं ग्राफ के फॉर्म में। ग्राफ के फॉर्म में तुम लोग कैसे काइनेमेटिकल इक्वेशंस को निकाल सकते हो। लेकिन बच्चों उससे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि ग्राफ्स क्या होते हैं और ग्राफ कितने टाइप के होते हैं। स्टूडेंट्स ग्राफ्स क्या होते हैं, ग्राफ्स स्टूडेंट्स हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि ग्राफ एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर तुम लोग ढेर सारा डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो, ढेर सारे डेटा को रिप्रेजेंट कर सकते हो। अगर बहुत सारा डेटा तुम लोगों को दिया हुआ है तो तुम लोग उसको एनालाइज कर सकते हो, किसकी मदद से, ग्राफ्स की मदद से। अगर 2 या 3 क्वांटिटीज़ हैं और तुम लोगों को उनके बीच का इंटर रिलेशन स्टडी करना है तो तुम लोग उसको बहुत इजीली कर सकते हो, किसकी मदद से, ग्राफ्स की मदद से। अगर एक बड़ा लंबा सारा चौड़ा पैराग्राफ दिया और उसके उसी डेटा का एक ग्राफ दिया हो तो अगर मुझसे पूछा जाए तो मैं तो ग्राफ को स्टडी करना ज़्यादा पसंद करूँगी। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस बार हम लोगों को स्टडी करने हैं 3 टाइप के ग्राफ्स। कौन कौन से, XT, VT और AT। XT, VT, AT। XT माने बच्चों पोजीशन टाइम ग्राफ, VT वेलोसिटी टाइम ग्राफ, AT एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। हम लोगों को इस बार ये 3 टाइप के ग्राफ्स स्टडी करने हैं। सो स्टूडेंट्स पहले हम लोग क्या करते हैं, ढेर सारी कंडीशंस में XT, VT, AT ग्राफ कैसे बनेंगे ये स्टडी कर लेते हैं। क्यों, टेक्स्ट बुक में तो नहीं दिया लेकिन हम लोग स्टडी करेंगे।
ऐसा क्यों बच्चों? क्योंकि आप लोगों के टेक्स्ट बुक में कई सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो ग्राफ के ऊपर हैं। एग्ज़ाम में भी कई सारे ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं जो ग्राफ के ऊपर होते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक या दो क्वेश्चंस होते हैं तो हम लोग क्या करते हैं कि वो ग्राफ रट करके चले जाते हैं, वो पूरा प्रॉब्लम ही कई सारे बच्चे रट करके चले जाते हैं। तो वो बच्चे तो हो गए हैं होशियार बच्चे, तो वो क्या करते हैं, इधर x है भाई, इधर t है, यहाँ लाइन ऐसे बीच में से जाएगी, बस बात ख़त्म। लेकिन हम लोग क्या है, हम लोग तो ढ है ना, हम लोग को समझ में नहीं आएगा। हम लोग क्या करते हैं, इधर x था या t था, इधर t था या v था, कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइन बीच में से जा रही थी या कहीं और से जा रही थी, लाइन ऐसे जा रही थी, कंफ्यूज हो जाते हैं हम लोग। तो इसलिए हम लोग सारी चीज़ों को ढंग से समझेंगे, ठीक है, क्योंकि रटने से काम नहीं चलेगा। ओके, तो बात कर लेते हैं, अगर कोई एक बॉडी है जो रेस्ट में है, एक बॉडी है वो रेस्ट की कंडीशन में है, तो उसका एक्स टी ग्राफ कैसा बनेगा, वी टी ग्राफ कैसा बनेगा, ए टी ग्राफ कैसा बनेगा। अब बच्चों यहाँ पर एक और ध्यान देने वाली बात कि टाइम जो है वो कैसी क्वांटिटी है, वो इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है, ठीक है। तो उसे तुम रिप्रेजेंट करोगे हमेशा एक्स एक्सिस पे। हमेशा तो नहीं किया जाता, लेकिन ज़्यादातर कैसा होता है कि जो इंडिपेंडेंट क्वांटिटीज़ होती हैं उनको एक्स एक्सिस पे रिप्रेजेंट किया जाता है, और बाकी जो डिपेंडेंट क्वांटिटी हैं उनको कहाँ रिप्रेजेंट किया जाता है, वाई एक्सिस पे, जैसे कि एक्स, वी और ए, ठीक है। यहाँ देख लो बच्चों, अब रेस्ट की बात हम लोग कर रहे हैं। सपोज वो जो बॉडी है वो थोड़े डिस्टेंस पे है, कहाँ से, ओरिजिन से। ओरिजिन को हम क्या कहते हैं, रेफरेंस पॉइंट, जहाँ से हम लोग स्टडी कर रहे हैं। तो मान लो तुम कि वो 5 मीटर के डिस्टेंस पे है, तो वो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगा। इसी चीज़ को हम कहते हैं रेस्ट, कि अगर कोई एक बॉडी है वो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन अगर नहीं बदलती है तो उसी को क्या कहते हो तुम, रेस्ट कहते हो। तो टाइम कितना भी बढ़ जाए वो बॉडी वहीं की वहीं रहेगी, ना यहाँ जाएगी ना यहाँ जाएगी। तो उसका लाइन कैसा आएगा, ऐसा आएगा कि टाइम तो बढ़ रहा है लेकिन वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रही है, न इस ओरिजिन के पास आ रही है ना इस ओरिजिन से दूर जा रही है। टाइम बढ़ रहा है लेकिन ये अपनी पोजीशन पे बनी हुई है, तो उसका ग्राफ कैसे आएगा, एक्स एक्सिस से पैरेलल, टाइम वाले एक्सिस से पैरेलल। अब जब वो बॉडी मूव ही नहीं कर रही तो उसका वेलोसिटी कहाँ पर आ जाएगा बच्चों, वेलोसिटी उसका कुछ इस ढंग से आ जाएगा, ठीक है। और जब वेलोसिटी ऐसे है तो एक्सेलरेशन के बारे में तुम क्या कह सकते हो, एक्सेलरेशन के बारे में हम कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन भी ऐसे ही जाएगा, ठीक है। तो ये तो बात थी बच्चों रेस्ट की। अब बात कर लेते हैं हम लोग यूनिफॉर्म मोशन के ऊपर बात करते हैं। यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन यानी क्या कहा था बच्चों मैंने, यूनिफॉर्म मोशन माने ऐसा मोशन जहाँ पर बॉडी इक्वल डिस्टेंस कवर करती है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। यानी अगर पहला 1 सेकेंड मैंने बॉडी को दिया तो वो 2 मीटर के डिस्टेंस कवर की, दूसरे सेकेंड में 4 मीटर, तीसरे सेकेंड में 6 मीटर। एग्जाम्पल से समझो तो जल्दी समझ आता है। पहला 1 सेकेंड सपोज 2 मीटर, दूसरा सेकेंड 4 मीटर, तीसरा सेकेंड 6 मीटर, चौथा सेकेंड 8 मीटर। तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा बच्चों, ऐसे बीच में से जाएगा, बिल्कुल। तो ये हो गया बच्चों यूनिफॉर्म मोशन के लिए एक्स टी ग्राफ। अब बात करते हैं वी टी ग्राफ की, कि अगर यूनिफॉर्म मोशन कोई परफॉर्म कर रही है कोई एक बॉडी, तो उसकी वेलोसिटी टाइम के साथ साथ कैसे चेंज होगी। अब यहाँ पर ध्यान दो कि इक्वल डिस्टेंस कवर कर रही है वो इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, यानी वेलोसिटी का कम और ज़्यादा होने का सवाल ही नहीं उठता। वेलोसिटी ऑब्वियसली ज़ीरो नहीं होगी, वेलोसिटी कुछ ना कुछ होगी क्योंकि वो मोशन कर रहा है, मोशन परफॉर्म कर रहा है, लेकिन ज़ीरो नहीं होगी, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो कांस्टेंट वेलोसिटी को कैसे दिखाओगे तुम लोग, ऐसे, ठीक है बच्चों। अब बात करते हैं कि अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन पे क्या, एक्सेलरेशन कैसा होगा। एक्सेलरेशन फिर से आ जाएगा हम लोगों का इस ढंग से,
ठीक है, अब ये बात थी यूनिफॉर्म मोशन की। अब बात कर लेते हैं हम लोग यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की। ठीक है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसे होगा? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलने के बाद क्या ध्यान में आता है कि एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है। ये तो नाम ही उल्टा करके बोल दिया ऐसा, है ना? नहीं, यूनिफॉर्म यानी क्या? मैंने फर्स्ट लेक्चर में बात की थी, यूनिफॉर्म यानी कोई चीज़ कांस्टेंट है। यहाँ पे क्या कांस्टेंट है? एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन कैसे आएगा? ऐसे आएगा, यानी टाइम के साथ साथ एक्सेलरेशन चेंज नहीं हो रहा है, इसे कहोगे तो हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है बच्चों, अब बात करते हैं कि अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी कैसी जाएगी? वेलोसिटी ऑब्वियसली जाएगी, देखो जैसे अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब क्या? हर एक सेकेंड में वेलोसिटी के अंदर कुछ ना कुछ गेन आ रहा है, उतना ही मैं एग्जाम्पल से समझाती हूँ तुम लोगों को। जैसे कि पहला 10 सेकेंड में वेलोसिटी जाती है 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। दूसरे 10 सेकेंड में वेलोसिटी जाती है 10 मीटर पर सेकेंड। तीसरे 10 सेकेंड में वेलोसिटी जाती है 15 मीटर पर सेकेंड। चौथे 10 सेकेंड में वेलोसिटी जाती है 20 मीटर पर सेकेंड। यानी यहाँ पर हर 10 सेकेंड में वेलोसिटी की वैल्यू 5 से बढ़ रही है, ठीक है। तो वेलोसिटी की वीटी ग्राफ कैसे आएगा? ऐसे आएगा, जैसे एक्सटी ग्राफ आया था यूनिफॉर्म मोशन के लिए, वैसे ही वीटी ग्राफ आएगा एक्सेलरेशन के लिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए। ठीक है बच्चों, एक्सेलरेशन कैसे गया? ऐसे गया। वीटी ग्राफ कैसे बना इसका? सीधा, बिल्कुल, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दो कि अगर जिस बॉडी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं वो बॉडी ने पहले 10 सेकेंड की जर्नी में यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कवर किया पहले 10 सेकेंड में। दूसरे 10 सेकेंड में उसने और वेलोसिटी गेन की, बराबर। तो वो जो डिस्टेंस कवर करेगी या वो जो डिस्प्लेसमेंट कवर करेगी वो इस चीज़ से इतने से बड़ा होगा। कितना होगा? वो सपोज यहाँ तक जाएगा, बराबर। पहले 10 सेकेंड में उसने इतना डिस्टेंस कवर किया, दूसरे 10 सेकेंड में उसकी वेलोसिटी बढ़ गई। अब जब वेलोसिटी बढ़ गई तो उसने डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा किया, इतना किया तुम मान लो। अब तीसरे 10 सेकेंड की बात कर लेते हैं हम लोग। तीसरे 10 सेकेंड में मान लो वो बॉडी ने इतना डिस्प्लेसमेंट कवर किया, यानी टाइम उतना ही है लेकिन डिस्प्लेसमेंट बढ़ता जा रहा है। अगर मैं इसको यहाँ पे प्लॉट करने की कोशिश करूँ तो क्या आएगा? पहला 10 सेकेंड, दूसरा 10 सेकेंड, तीसरा 10 सेकेंड, चौथा 10 सेकेंड। तो पहले वेलोसिटी, पहले जो डिस्टेंस है वो कम बढ़ा, बाद में डिस्टेंस तेज़ी से बढ़ा, बाद में और तेज़ी से बढ़ा। तो इसका ग्राफ कैसे आ जाएगा बच्चों? इसका ग्राफ आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये थी बात बच्चों यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की, एक्सटी, वीटी और एटी ग्राफ के बारे में। अब बात कर लेते हैं बच्चों रिटार्डेशन की। रिटार्डेशन क्या होता है? रिटार्डेशन माने बच्चों नेगेटिव एक्सेलरेशन को ही तुम बोलते हो रिटार्डेशन। अब नेगेटिव एक्सेलरेशन यानी क्या? अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा तो ये टी वाला एक्सिस आ गया, ये ए वाला एक्सिस नेगेटिव साइड में आएगा। ये जो एक्सेलरेशन का लाइन बनेगा वो ऐसे बनेगा, -a की तरफ, ठीक है। अब अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन है यानी तुम क्या समझ सकते हो कि वेलोसिटी क्या कर रही है? कंटिन्यूसली टाइम के साथ साथ डिक्रीज हो रही है। तो वो कैसा आ जाएगा? ऐसे आ जाएगा, ठीक है। रिटार्डेशन के लिए वीटी ग्राफ ऐसे बनेगा। अब बात कर लेते हैं एक्सटी ग्राफ की। एक्सटी ग्राफ कैसा बनेगा कि टाइम के साथ साथ वेलोसिटी अगर डिक्रीज कर रही है तो वो आ जाएगा बच्चों इस ढंग से, ठीक है। तो ये थी बात बच्चों हम लोगों की ग्राफ्स के ऊपर, ओके। अब यहाँ स्टूडेंट्स हम लोग बात करने वाले हैं ग्राफिकल मेथड से हम लोग काइनेमेटिकल इक्वेशंस को कैसे डिराइव कर सकते हैं। हम लोगों ने काइनेमेटिकल इक्वेशंस के बारे में थोड़ी देर पहले भी बात की, लेकिन वो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए बताया था ताकि आपको यहाँ पर
बहुत ज़्यादा इजी तरीके से आप लोग वो काइनेमेटिकल इक्वेशंस को समझ सकें। ठीक है, तो यहाँ देखो एक ग्राफ बना हुआ है जो कि है वीटी ग्राफ। यहाँ पर एक बॉडी है जो इस पॉइंट से ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट तक जा रही है, इतना उसका मोशन है। जब वो ए पॉइंट पे थी तो उसकी वेलोसिटी थी यू। यू माने हम लोग हमेशा यू को क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। वी उसकी जब वो पॉइंट बी पे पहुंची तब उसकी वेलोसिटी बनी वी, ठीक है, इन टाइम टी, और उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट भी किया। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि फर्स्ट काइनेमेटिकल इक्वेशन। जैसा कि हम लोग वहाँ पर भी काइनेमेटिकल इक्वेशन जब पहला निकालते थे तो हम लोग किससे शुरुआत कर रहे थे उस समय, एक्सेलरेशन के डेफिनेशन से। तो यहाँ पर भी बच्चों वही होगा। एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या था, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो यहाँ चेंज इन वेलोसिटी कैसे होगा, v माइनस यू। यहाँ v कितना है, bd इतना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ, या फिर अगर यहाँ से लेकर के यहाँ तक का लेंथ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगी bd माइनस v माइनस क्या है u, तो ao या फिर cd, ao अपॉन टाइम। टाइम कितना लगा उस बॉडी को, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का पूरा टाइम लगा, अपॉन od। ठीक है, तो यहाँ पर bd क्या है बच्चों, v माइनस ao क्या है, u अपॉन t। ठीक है, ये क्या है, एक्सेलरेशन है। फिर से पिछली बार की तरह हम क्या करेंगे, at इक्वल टू वी माइनस यू, रीअरेंज कर देंगे तो क्या आ जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस at। वही चीज़ की हमने बस हमने यहाँ पर एक स्टेप और ऐड कर दी ग्राफ के कारण। आप लोगों को एग्जाम में जब आप लोग लिखोगे आंसर तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को सारी चीज़ें पहले तो स्पेसिफाई करनी है, u क्या है, v क्या है, t क्या है, सब कुछ आप लोगों को बताना है, कहानी इसके पीछे की जो हम लोगों ने पहले स्टडी की है। उसके बाद आप लोगों को ये सब डेरिवेशन लिखना स्टार्ट करना है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं सेकेंड काइनेमेटिकल इक्वेशन की। अब बच्चों यहाँ पर एक ध्यान देने वाली बात है जो पिछली बार हम लोगों ने स्टडी नहीं की थी। अब यहाँ पर हम लोगों के पास ग्राफ है, कौन सा ग्राफ है, वीटी ग्राफ है। अब जब वीटी ग्राफ होता है और बॉडी मोशन परफॉर्म करती है तो ये जो अंदर का एरिया होता है ना बच्चों, ये पूरा इतना एरिया, इतना, वो क्या देता है तुम लोगों को, वो देता है तुम लोगों को डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। ठीक है, तो अगर मुझे s पता लगाना है तो मुझे इसके अंदर का एरिया पता लगाना है। तो एक तरीका तो क्या हो सकता है बच्चों कि मैं इस ट्रेपेजियम का, कौन सा ट्रेपेजियम दिख रहा है यहाँ पर, AODB, इस ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करूँ। ये हो गया पहला वे। दूसरा वे क्या हो सकता है, पहले तो मैं इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड आउट करूँ, कौन सा ट्रायंगल, ABC का, और फिर फाइंड आउट करूँ मैं AODC का एरिया। AODC एक रेक्टेंगल दिख रहा है, इन दोनों के एरिया का सम ले लो तो मुझे टोटल एरिया का सम मिल जाएगा, बराबर। तो हम लोगों के पास दो तरीके हैं, पहला क्या, पहला ट्रेपेजियम वाला, दूसरा क्या है, ट्रायंगल और रेक्टेंगल वाला। तो पहले हम लोग ट्रेपेजियम का एरिया फाइंड आउट करते हैं। एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है, AODB। हम लोग क्यों एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं बच्चों, हम लोग एरिया इसलिए फाइंड आउट कर रहे हैं क्योंकि जब भी आपके पास वीटी ग्राफ होता है तो ये जो अंदर वाला पोर्शन होता है ये आप लोगों को देता है डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू। ठीक है, इसलिए हम लोग एरिया फाइंड कर रहे हैं, ऐसे ही नहीं फाइंड कर रहे। ओके, अब ट्रेपेजियम के एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, दोनों ये वाली जो पैरेलल साइड्स है, पहले तो 1/2, उसके बाद AOBD, AO प्लस BD इंटू OD। ठीक है, दोनों पैरेलल साइड्स जो हैं AO और BD, इन लोगों का सम इंटू हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। 1/2 AO की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, U लिख सकती हूँ क्या, बिल्कुल लिख सकती हूँ। BD की जगह क्या लिख सकती हूँ, अब ये देखो बच्चों, BD ये इतनी वैल्यू क्या है, ये V इंटू
ओडी, ओडी क्या है, ओडी है टी, ठीक है। तो हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी। अब बच्चों यहाँ पर मैं टी की वैल्यू सब्सटीट्यूट कर सकती हूँ, कैसे, यहाँ देख लो तुम, टी क्या है, टी को अगर मैं उस साइड भेजूँ और ए को इस साइड ला लूँ तो क्या आ जाएगा, v माइनस यू अपॉन ए आ जाएगा इसी फॉर्मूला से। पहले भी हम लोगों ने ऐसे ही किया था, तो ये कैसे आ सकता है, 1/2 u प्लस वी, और t की जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, v माइनस यू अपॉन ए, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर, यहाँ क्या है, इक्वल टू में s है। अब मैं ये 2 और a को इक्वल टू के उस साइड भेजूंगी, यहाँ ये लोग डिनोमिनेटर में है, वहाँ जाकर न्यूमरेटर में हो जाएंगे। ये चीज़ नई नहीं है, हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले इस चीज़ को पढ़ा है। तो ये क्या हो जाएगा, ट्वाइस ए एस इक्वल टू यू प्लस वी, वी माइनस यू, यू प्लस वी, क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। ये आ गया हमारा दूसरा काइनेमेटिकल इक्वेशन। ये वाला था पहला काइनेमेटिकल इक्वेशन बाय ग्राफ। अब बात करते हैं तीसरे काइनेमेटिकल इक्वेशन की। ये था हम लोगों का दूसरा तरीका। तीसरा तरीका बात कर लेते हैं एस को फाइंड आउट करने का। क्या, ट्राइंगल का एरिया प्लस रेक्टेंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो क्या आ जाएगा, हाफ इंटू ए सी इंटू बी सी, प्लस रेक्टेंगल का क्या है, ए ओ इंटू ओ डी। होप आप लोगों को ये बेसिक फॉर्मूलेज पता होंगे। अगर नहीं पता है तो मेरे ये आपको सजेशन रहेगा कि आप इन फॉर्मूलेज को कम से कम याद रख लें, क्योंकि अगर आप लोगों को फॉर्मूला टाइम पे याद नहीं आया ना, डेरिवेशन आपको पूरा आता है बाद में का, लेकिन फॉर्मूला ही याद नहीं आया टाइम पे, तो बहुत बड़ा मतलब प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग फॉर्मूलाज एकदम बाय हार्ट करने हैं आप लोगों ने। हाफ ए सी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, टी इंटू बी सी की जगह क्या लिख सकती हूँ। अब देखो यहाँ पर बच्चों, बी सी हम लोगों के पास इसका वैल्यू है, बी डी का वैल्यू है, बी डी यानी कितना, वी, सी डी यानी कितना, यू। लेकिन हम लोगों को बी सी का वैल्यू चाहिए ना, यहाँ पर बी सी का तो वैल्यू है ही नहीं, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, वी माइनस यू लिख सकती हूँ इस चीज़ को, वी माइनस यू लिख दिया मैंने इस चीज़ को, ठीक है। तो प्लस ए ओ इंटू ओ डी, ए ओ यानी क्या लिख सकती हूँ मैं, ए ओ यू इंटू ओ डी यानी कितना, टी। थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, यू टी प्लस हाफ टी इंटू वी माइनस यू आ गया यहाँ पे। अब बच्चों देखो, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन का डेफिनेशन होता है v माइनस यू अपॉन टी। तो यहाँ से देखो, v माइनस यू को हम लोग क्या लिख सकते हैं, at लिख सकते हैं क्या, v माइनस यू को हमने at लिखा हुआ है पहले भी, तो यहाँ पर भी मैं क्या करूँगी, v माइनस यू की जगह at डाल के देखूँगी, तो क्या आ जाएगा, ut प्लस हाफ t इंटू at। तो ये क्या आ जाएगा, यू टी प्लस हाफ टी इंटू टी, टी स्क्वायर, हाफ ए टी स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है, एस का। तो ये हुआ बच्चों हमारा ग्राफिकल मेथड से थर्ड काइनेमेटिकल इक्वेशन। बहुत इजी है, हमने पहले भी एक बार स्टडी किया, इसलिए आप लोगों को अभी तो एकदम हलवा लग रहा होगा, एकदम इजी लग रहा होगा। अगर इजी नहीं लग रहा है तो दोबारा देखिए, तिबारा देखिए, लेकिन आप लोगों को ये चीज़ें समझ के लेनी है, ओके बच्चों। क्योंकि अगर आप लोग समझ के नहीं लोगे, लर्न करने के उसमें जाओगे, तो आप लोग फंसोगे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों सर्कुलर मोशन की। सर्कुलर मोशन यानी क्या, अभी तक हम लोगों ने चैप्टर में जो भी मोशन के बारे में बात की वो था स्ट्रेट लाइन मोशन। अब हम लोगों को जो बात करनी है बच्चों, वो है सर्कुलर मोशन के बारे में। सर्कुलर मोशन यानी क्या, अगर कोई एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रही है तो उसको हम बोलेंगे सर्कुलर मोशन। जैसे कि इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है कि हमारा जो अर्थ है उसके अराउंड सैटेलाइट्स घूम रहे हैं,
तुम सपोज कर लो कि ये एक सर्कुलर पाथ है, सर्कुलर ट्रैक है, यहाँ पर कोई इंसान गाड़ी चला रहा है, या फिर यहाँ पे इस ट्रैक के अराउंड कोई इंसान साइकिल चला रहा है, ओके, या फिर कोई जॉगिंग कर रहा है एक सर्कुलर ट्रैक में। तो ये सारे किस चीज़ के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे बच्चों? सर्कुलर मोशन के एग्जाम्पल्स हो जाएंगे, ओके। अब इसी में एक चीज़ और ऐड करते हैं, अगर उस जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है सर्कुलर ट्रैक में, सर्कुलर पाथ में, उसका अगर स्पीड कांस्टेंट रहता है तो क्या हो जाएगा? उसी चीज़ को हम बोलेंगे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसका फिर से एग्जाम्पल क्या होगा? सैटेलाइट जो मूव कर रहे हैं, सैटेलाइट तो बहुत ही एकदम एक्यूरेट स्पीड से मूव करता है ना, लेकिन यहाँ पर बच्चों ध्यान देने वाली बात क्या है कि अगर उसकी स्पीड कांस्टेंट भी रहती है, सपोज करो कि यहाँ पर एक पाथ बना हुआ है सर्कुलर, ये एक रोड है, ऐसी सर्कुलर रोड है, और यहाँ पर मैं गाड़ी चला रही हूँ, ठीक है, और लगातार मेरा ध्यान कहाँ पर है? स्पीडोमीटर पे है, ना 20 के कांटे से कम जा रहा है, ना 20 के कांटे से ऊपर जा रहा है, यानी क्या है? मेरी स्पीड कांस्टेंट है थ्रू आउट दिस सर्कुलर पाथ, लेकिन फिर भी मेरी वेलोसिटी हर जगह पे चेंज हो रही है। तो वेलोसिटी क्यों चेंज हो रही है? मैं तो 20 के कांटे पे ही हूँ ना मैं फास्ट जा रही हूँ उससे ज़्यादा, ना मैं कम आ रही हूँ, फिर वेलोसिटी कैसे चेंज हो रही है? वेलोसिटी एक वेक्टर है। क्या हम लोगों ने स्टडी किया था ना स्केलर्स और वेक्टर्स फर्स्ट लेक्चर में? तो स्टूडेंट्स, वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके पास मैग्नीट्यूड भी है, जिसके पास डायरेक्शन भी है। तो भले ही मेरी जो स्पीड है, जो मैग्नीट्यूड है वेलोसिटी का, वो 20 मीटर पर सेकेंड है, लेकिन हर एक पॉइंट पे मेरा डायरेक्शन क्या है? चेंज हो रहा है। यहाँ पे ऐसे चेंज हो रहा है ना हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन। अगर एक रेक्टेंगुलर एक ये स्क्वायर पाथ है, तो मुझे अगर मैं यहाँ पे हूँ तो मुझे वापस से एक राउंड कंप्लीट करने के लिए मुझे 4 बार अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ी। अगर 6 साइड्स हैं, अगर यहाँ पे देख लो 6 साइड्स का वाला कोई ट्रैक है, तो मुझे 6 बार डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी एक राउंड कंप्लीट करने के लिए। अगर 8 साइड्स हैं किसी ऑब्जेक्ट की, तो मुझे उस चीज़ को वो एक राउंड लेने के लिए मुझे ऑक्टागन का 8 बार मुझे अपनी डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी। लेकिन अगर मैं इस जो साइड्स हैं वो बढ़ाती जाऊँ, तो मुझे एंड में एक सर्कुलर ट्रैक मिलेगा, बराबर। यानी मेरी जो वेलोसिटी है वो हर एक पॉइंट पे चेंज होती आएगी। इसलिए भले ही मेरी वेलोसिटी का जो मैग्नीट्यूड है वो कांस्टेंट रहे, लेकिन मेरी वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होगी। अब यहाँ पर बच्चों एक और चीज़ ध्यान में लो, टाइम पीरियड यानी क्या बच्चों? अगर मैं यहाँ पर खड़ी हुई हूँ और मुझे एक चक्कर इस पूरे इतने बड़े गोल का लगाने में लग रहे हैं 10 मिनट, तो मैं इसका टाइम पीरियड हो जाएगा 10 मिनट। अगर किसी भी चीज़ का, किसी भी प्रोसेस का एक पूरा साइकिल करने के लिए जितना टाइम लगता है उसे हम कहते हैं टाइम पीरियड, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोगों को पता है कि इसका सरकमफरेंस कैसे आएगा? अगर इसका रेडियस r है तो इसका सरकमफरेंस आएगा 2πr से। तो अगर मुझे कोई स्पीड पूछता है या वेलोसिटी पूछता है तो मैं कैसे दूंगी? 2πr सरकमफरेंस, जितना डिस्टेंस पूरा कवर हुआ है वो कैसे आएगा? सरकमफरेंस से। सरकमफरेंस कैसे आया? 2πr, अगर इसका रेडियस r है तो, अपॉन टाइम पीरियड। अगर मैंने एक बार चक्कर मारा पूरा और किसी ने मुझसे पूछा कि स्पीड कितनी थी भाई, वेलोसिटी कितनी थी, तो कैसे आएगा? 2πr अपॉन t से आएगा। समझ आया बच्चों? सर्कुलर मोशन एंड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। जब स्पीड कांस्टेंट होती है सर्कुलर पाथ में जाते टाइम पे, तो क्या हो जाएगा? वही चीज़ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और सर्कुलर मोशन यानी क्या? सिंपली कोई एक बॉडी सर्कुलर ट्रैक में मोशन परफॉर्म करे तो उसे तुम कहोगे सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो बच्चों, हम लोगों ने अपना सारा
जो थ्योरी वाला पार्ट था वो कंप्लीट कर लिया है। अब बच्चों हम लोगों को स्टार्ट करना है न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल सॉल्व करने के पहले ये वाली जो स्टेप हम लोग अभी करने जा रहे हैं ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जब भी आप कोई भी चैप्टर पढ़ते हो उसके बाद आप लोगों ने ऐसा एक चार्ट बना लेना है जिसमें पूरे जो चैप्टर के मेन पॉइंट्स हैं वो आप लोगों ने लिख लेने हैं और जो सारे फॉर्मूलाज हैं उनकी एक लिस्ट तैयार कर लेनी है, ठीक है। ताकि जब आप लोगों का इससे क्या होगा कि एक बार थ्योरी भी जो है वो शॉर्ट में रिवाइज हो जाएगी और आप लोग जब न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे आप लोगों को सारे जो फॉर्मूलेज हैं वो एक ही जगह पे मिल जाएंगे, तो आप लोगों को बहुत आसानी होगी। तो बच्चों हम लोगों ने इस वाले चैप्टर में क्या किया था, ये वाला चैप्टर था मोशन। हम लोगों ने दो टाइप के मोशन देखे, यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन यानी क्या बच्चों, जहाँ पर स्पीड हमारी कांस्टेंट थी, स्पीड कांस्टेंट थी और एक्सेलरेशन की वैल्यू जो थी वो 0 थी। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड इज़ नॉट कांस्टेंट, स्पीड कैसी थी, वेरिएबल रहती थी। तो वहाँ पर ऑब्वियसली एक्सेलरेशन का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 रहेगा। और यूनिफॉर्म मोशन में सिर्फ दो फॉर्मूलेज आप लोगों को याद रखने हैं, स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम और वेलोसिटी इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और यहाँ पर आप लोगों ने जो हम लोगों ने 3 काइनेमेटिकल इक्वेशन सीखे वो कहाँ पर काम आएंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में। कौन कौन से, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज ट्वाइस ऑफ ए एस। तो ये आप लोगों ने बाय हार्ट कर लेना है। और आप लोगों को क्या ध्यान में लाना है, यूनिट्स। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट का क्या यूनिट होगा, डिस्टेंस का डिस्प्लेसमेंट का यूनिट किस में दिया जाएगा, मीटर में। स्पीड और वेलोसिटी ये दो हम लोगों ने देखी, ये दोनों कौन थे, भाई भाई थे, इनका यूनिट क्या आएगा, मीटर आएगा। दोनों भाई भाई हैं, सरनेम तो एक ही होगा ना, ये दोनों कौन थी, बहनें बहनें थी, इन लोग का भी सरनेम कैसा होगा, एक ही होगा ना, क्या होगा, मीटर पर सेकेंड आ जाएगा बस इधर। यहाँ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन का क्या यूनिट होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को ध्यान में लानी है और इसके बाद हम लोग अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं। An athlete completes one round of a circular track of diameter 200 meter in 40 seconds. What will be the distance covered and the displacement at the end of 2 minutes 20 seconds? तो देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि एक एथलीट है, उसको एक सर्कुलर ट्रैक पे घूमना है और उसको टोटल दिए गए हैं 2 मिनट 20 सेकेंड्स और उसको एक राउंड कंप्लीट करने के लिए लगते हैं 40 सेकेंड्स। यानी अगर वो यहाँ से शुरू करता है तो उसको ऐसे घूम के पूरा यहाँ पर वापस से आने में 40 सेकेंड्स लगेंगे, ठीक है। और ये जो सर्कुलर ट्रैक है इसका जो डायमीटर है वो है 200 मीटर का। तो अब हम लोगों को डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बताने हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि 2 मिनट और 20 सेकेंड में वो कितने राउंड्स मार पाएगा, कितने राउंड्स कंप्लीट कर पाएगा, ये हम लोग पहले निकाल लेते हैं। 2 मिनट 20 सेकेंड्स, दैट मीन्स 60 प्लस 60 प्लस 20, 1 मिनट 60 सेकेंड, 1 मिनट 60 सेकेंड और ये 20 सेकेंड्स, ये हो गया उसके पास का टोटल टाइम। अपॉन हम लोग क्या करेंगे, अपॉन 40 कर लेंगे, तो दिस विल बी नंबर ऑफ राउंड्स, वो टोटल कितने नंबर ऑफ राउंड्स मारता है, ठीक है। 60 60 120 120 140 अपॉन 40, सो दिस विल बी 3.5, यानी वो 3.5 राउंड मार पाएगा, 3.5। एक राउंड मारेगा, दूसरा राउंड मारेगा, तीसरा राउंड कंप्लीट मारेगा, फिर यहाँ से लेकर के यहाँ आ पाएगा वो। समझ पा रहे हो इस बात को। तो डिस्टेंस अगर मुझे कैलकुलेट करना है तो एक राउंड का डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करूंगी मैं, सर्कमफरेंस से, बराबर। सर्कमफरेंस क्या होता है सर्कल का, 2 पाई आर या फिर पाई डी। हम लोग करते हैं 2 पाई इंटू आर, तो 2 इंटू 22/7 इंटू आर कितना है,
डायमीटर 200 है, यानी इसका रेडियस कितना आ जाएगा 100। तो हम लोग क्या करते हैं 200 इंटू 22/7, ये होगा बच्चों उसका एक बार का डिस्टेंस। अब हम लोगों को क्या कैलकुलेट करना है, हम लोगों को कैलकुलेट करना है कि 3.5 राउंड जब वो मारता है, वो कितने राउंड्स मारेगा, 3.5 राउंड मारेगा, तो उसमें उसने कितना डिस्टेंस कवर किया। अब बात हो रही है डिस्टेंस की, तो हम लोगों को जितना भी वो मोशन करेगा पूरा को काउंट करना है, डिस्प्लेसमेंट की तो बात हो नहीं रही, तो पूरा इंटू यहाँ पे क्या आ जाएगा 3.5 आ जाएगा। अब 2 ज़ा 1 ज़ा 1 ज़ा 100 122, तो कितना बचेगा 2200 बचेगा। यहाँ मैंने क्या किया, सिंपल कैलकुलेशन किया। ये देखो, ये 1 ज़ा ये 2 ज़ा से गया, ये 2 यहाँ से 100 कैंसिल हो जाएगा, ये 100 और ये 2200 आ जाएगा। तो हमारा आंसर है 2200 मीटर क्या है डिस्टेंस। अब हम लोगों ने डिस्टेंस तो फाइंड आउट कर लिया, बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट की। तो वह उसको मार रहे हैं 3.5 राउंड, 1 2 एंड 3, इतना तो यहाँ तक वो बराबर आ गया। अब हाफ कैसे मारेगा, वो यहाँ से चलेगा तो यहाँ आएगा, तो इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, जो कि है उसका डायमीटर। कहीं से भी शुरू करे, चाहे यहाँ से अगर करता तो यहाँ से उसका ऑपोजिट पॉइंट, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट कितना आ जाएगा हमारा 200 मीटर। सो दिस इज द आंसर। Joseph jogs from one end A to other end B of a straight 300-meter road in 2 minutes 30 seconds and then turns around and jogs 100 meter back to point C in another 1 minute. What are Joseph's average speeds and velocities in jogging from A to B and from A to C? So students, हम लोगों को यहाँ पर क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पर पहले तो प्रॉब्लम को समझ लो। ए से बी तक ये एक पाथ बना हुआ है 300 मीटर का, और हम एक बॉडी है जो क्या कर रही है, ए टू बी गई 300 मीटर इन टाइम 2 मिनट 30 सेकेंड। अब वो बॉडी बी से इधर वापस आ रही है, यहाँ तक आई वो बॉडी सी तक, और सी और बी के बीच में डिस्टेंस है 100 मीटर का इन टाइम t2 1 मिनट। अब हम लोगों से पूछा गया है कि एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी निकालो, कहाँ पर ए टू बी में और ए टू सी में भी। तो अब यहाँ पर हम लोगों को एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। पहले इसको कर लेते हैं हम लोग। 2 मिनट 30 सेकेंड यानी कितना 150 सेकेंड। कैसे किया मैंने, 60 सेकेंड्स प्लस 60 सेकेंड्स प्लस 30 सेकेंड्स 150 सेकेंड, और यहाँ क्या आ जाएगा 60 सेकेंड। पहले बात कर लेते हैं ए टू बी की। ए टू बी में क्या आ जाएगा, एवरेज स्पीड सबसे पहले तो हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। कैसे आएगी, डिस्टेंस 300 अपॉन 150, टाइम कितना लगा था, ये यहाँ से यहाँ जाने में टाइम कितना लगा था t1 150 सेकेंड्स, तो ये कितना आ जाएगा 2 मीटर पर सेकेंड। अब ध्यान देने वाली बात ये है, यहाँ पर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक ही है फ्रॉम ए टू बी, तो एवरेज स्पीड विल बी इक्वल टू व्हाट, एवरेज वेलोसिटी। तो चाहे एवरेज स्पीड की बात करो चाहे एवरेज वेलोसिटी की बात करो, आंसर कितना आने वाला है 2 मीटर्स पर सेकेंड। अब बात कर लेते हैं फ्रॉम ए टू सी की। ए टू सी की एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं हम लोग। एवरेज स्पीड कैसे आएगी, 300 प्लस 100 400 अपॉन टाइम कितना लगा इसको 150 प्लस 60 150 प्लस 60 यानी कितना 400 अपॉन 210 टू 10, ये 0 कैंसिल हो जाएगा। क्या आएगा आंसर हमारा 40 अपॉन 21 मीटर पर सेकेंड। अब बात कर लेते हैं एवरेज वेलोसिटी की। एवरेज वेलोसिटी कैसे आएगी, एवरेज वेलोसिटी यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा 300 माइनस 100, सो इट विल बी 200 200,
और टाइम तो उतना ही लगा ना फिर भी, 150 प्लस 60 यानी कितना 210। यहाँ से भी 0 और 0 कैंसिल हो जाएगा, आंसर कितना आएगा 20/21 मीटर पर सेकेंड। ओके। Abdul, while driving to school, computes the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route, there is less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed for Abdul's trip? तो यहाँ ध्यान दो बच्चों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हम लोगों से पूछा गया है। क्या कि अब्दुल नाम का एक लड़का है, वो अपने घर से जब स्कूल के लिए निकलता है तो वो कितने की स्पीड पे जाता है, 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे। लेकिन जब वो दोपहर में अपने स्कूल से घर वापस से रिटर्न की जर्नी पे जब वो होता है तो उसके दिमाग में क्या चल रहा होता है कि उसकी मम्मी ने उसके लिए कुछ बहुत मस्त सा बनाया है, तो वो स्पीड एकदम अपनी साइकिल की या जो भी है वो अपनी एकदम बढ़ा देता है, तो वो जाता है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब हमसे यहाँ पर पूछा गया है कि एवरेज स्पीड कितना है, तो सिंपल है, क्या करोगे 20 + 30/2, गलत हो जाएगा, वो हो जाएगा बच्चों एवरेज वेलोसिटी। हमसे पूछा गया है एवरेज स्पीड। तो यहाँ अज्यूम कर लो कि ये जो डिस्टेंस है होम से लेकर के स्कूल का वो है मान लो x। तो हम क्या करेंगे x + x, क्योंकि एक बार यहाँ से यहाँ आया, दूसरी बार स्कूल से घर भी तो जाता है वो, तो x/x। अब यहाँ क्या करेंगे t1 + t2। t1 क्या है, घर से स्कूल आने में लगने वाला टाइम t1, स्कूल से रिटर्न जर्नी में घर जाते वक्त उसको जो टाइम लगा वो t2। लेकिन अब यहाँ पर हम लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता है कि t1 और t2 तो दिए हुआ ही नहीं है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल है, स्पीड का फॉर्मूला क्या है, डिस्टेंस बाय टाइम। तो टाइम अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगी, डिस्टेंस बाय स्पीड कर सकती हूं क्या। तो t1 क्या आ जाएगा बच्चों x/20 और t2 क्या आ जाएगा x/30 बराबर। तो यहां पर आ जाएगा बच्चों देखो x + x अपॉन ये क्या है x/20 + x/30। अब यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आएगा, x + x अपॉन 30x, ये ऐसे जगह गया, और ये कैसे होगा 20x अपॉन 600। अब यहाँ देखो बच्चों ध्यान से, ये 600 जो है ये डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर है बराबर, ये एक डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है, तो डिनोमिनेटर ऑफ डिनोमिनेटर इज न्यूमरेटर, तो उसको हम लोग ऊपर भेज देते हैं। तो 2x × 600 अपॉन 50x, x कैंसिल हो जाएगा, ये क्या होगा 1 जा और ये 2 12 जा और ये 24, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 24 किलोमीटर। ठीक है, 24 किलोमीटर पर आवर। ठीक है। A motorboat starting from rest on a lake accelerates in a straight line at a constant rate of 3 meter per second square for 8 seconds. How far does the boat travel during this time? तो देखो फ्रेंड्स, हम लोगों को क्वेश्चन क्या पूछा गया है, हम लोगों को क्वेश्चन पूछा गया है कि एक मोटर बोट है जिसका कि एक्सेलरेशन, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम हम लोगों को गिवन है, और हम लोगों को पूछा गया है कि वो कितने दूर तक जाता है। अब तुम लोग बोलोगे कि इनिशियल वेलोसिटी कहाँ दिया गया है। अब क्वेश्चन ध्यान से पढ़ोगे तो तुम लोगों को समझ में आएगा कि वो रेस्ट से शुरू होता है। अगर वो रेस्ट से शुरू करता है तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम लोग बोल सकते हो x = ut + हाफ at²। हम लोगों को फाइंड क्या करना है, s फाइंड करना है, u t a सबकी वैल्यू हमारे पास है ऑलरेडी। अब ये u t 0 × t प्लस हाफ इंटू a का वैल्यू कितना 3 इंटू t का वैल्यू कितना 8 का स्क्वायर, यानी क्या आ जाएगा बच्चों 64 आ जाएगा। 0 × एनीथिंग इज 0 प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा 32 × 3 कितना आ जाएगा 96।
तो हमारा आंसर आ जाएगा बच्चों 96 मीटर्स। तो जो हमारा क्वेश्चन है उसका आंसर क्या होगा बच्चों, 96 मीटर वो मोटर बोट जाती है। ठीक है, तो ये था बच्चों हम लोगों का मोशन चैप्टर। अगर आप लोगों को मेरा ये काम पसंद आ रहा है बच्चों, तो आप लोग प्लीज़ अपने बाकी के सारे फ्रेंड्स के साथ मेरा ये वीडियो शेयर कीजिए। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए। जो नहीं समझ में आ रहा है आप वो सारे डाउट्स मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। इसके आगे हम लोग बाकी के सारे चैप्टर्स 9th के धीरे धीरे कवर करने वाले हैं, 9th के फिर 10th के। तो अगर आप लोगों को मेरा ये काम पसंद आ रहा है, मेरा समझाना समझ में आ रहा है, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब भी मैं एक नया वीडियो डालती हूँ, एक नए टॉपिक की हम लोग शुरुआत करते हैं, तो आप लोग को सबसे पहले मालूम पड़े और आप लोग सबसे पहले इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। थैंक यू।